कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को और बेहतर कर रहे होंगे। टीचर्स ट्रेनिंग में हम लोग माइक्रो टीचिंग स्किल को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने 6 माइक्रो टीचिंग स्किल्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट माइक्रो टीचिंग स्किल को डिस्कस करेंगे, जिसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल या स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन कहते हैं। इस स्किल को डिस्कस करने से पहले इस स्किल का जो मेन वर्ड है उद्दीपन या स्टिमुलस, इसके शाब्दिक अर्थ को जानना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आप इस स्किल को बहुत अच्छे से समझ सकें। उद्दीपन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उद्दीप्त करना या जागृत करना। तो इस स्किल में हम पाठ्य वस्तु जो हम पढ़ाने जा रहे हैं या जो भी कंटेंट हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसकी जो मूल भावना है या जो भी भाव संवेदनाएं हैं, यानी उस कंटेंट की जो भी फीलिंग्स हैं उस कंटेंट में, या जो भी इमोशंस हैं, उनको हम अपने व्यवहार में ला करके कंटेंट को पढ़ाएंगे, जिससे कि बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी है, ठीक है, अधिगम क्षमता है, वो उद्दीप्त हो सके, वो ज्यादा अच्छे तरीके से इंटरैक्ट करके उस कंटेंट को समझ सके। जब भी कोई बालक मतलब पढ़ाए गए कंटेंट को अपनी उसकी फीलिंग से कनेक्ट हो जाता है। जब भी कोई कंटेंट जिसको हम पढ़ा रहे हैं और प्रॉपर वे में हम उसको फीलिंग्स के साथ पढ़ा रहे हैं, इमोशंस के साथ पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों का उस कंटेंट के साथ एक अच्छा अटैचमेंट हो जाता है। वो भी भावनाओं के साथ उस कंटेंट से जुड़ जाते हैं, जिससे कि वो कंटेंट उन्हें अच्छे से समझ में आता है। और वेरिएशन का मतलब ये है कि उस कंटेंट में जहां जिस तरीके का वेरिएशन हो, मीन्स अगर कहीं पर बहुत हैप्पीनेस है, बहुत खुशी वाला कंटेंट चल रहा है, तो हम अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपने फेस पर और अपने इमोशंस में हैप्पी वाली फीलिंग्स को शो करेंगे, ठीक है, हैप्पी वाले इमोशंस को शो करेंगे। और जहां पर सैडनेस वाली फीलिंग्स हैं, तो हम उनको भी सैडनेस वाली फीलिंग्स को अपने बिहेवियर में शो करेंगे। इससे क्या होगा, बच्चा इमोशनली उस कंटेंट से अटैच होगा और उसका एक माइंडसेट, उस कंटेंट के लेकर के एक माइंडसेट तैयार होगा। जैसे वो किसी भी स्टोरी को पढ़ा रहे हैं तो वो स्टोरी उसे आसानी से लर्न हो जाएगी। तो मीन्स, और जहां पर जैसा कंटेंट होगा उसमें फीलिंग्स का वेरिएशन भी होना चाहिए। अगर वहां पर मान लीजिए एग्रेशन है, ठीक है, गुस्सा है, तो हम गुस्से वाली भी फीलिंग्स को अपने बिहेवियर में प्रेजेंट करेंगे बच्चों के सामने। तो कंटेंट को पढ़ाते समय उस कंटेंट में जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, हम उन्हें अपने बिहेवियर में उतार करके बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस स्किल का जो मुख्य सार था वो यही है, ठीक है। तो उद्दीपनों में परिवर्तन करते हुए हम कंटेंट को बच्चों तक डिलीवर करेंगे, जिससे कि बच्चे उस कंटेंट से अच्छे से अटैच हो जाएं और वो उनकी लर्निंग जो क्षमता है वो भी बूस्ट हो सके, ठीक है। तो इस स्किल में आगे बढ़ने से पहले हम जो है प्रीवियस क्लासेस के रेफरेंस में ही जैसे हम लोग लिखते थे, पहले आप सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान 7 और उद्दीपन परिवर्तन कौशल स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन डालेंगे। उसके बाद ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड और ड्यूरेशन। ये ब्लैक बोर्ड एंट्रीज एज इट इज कर लीजिएगा, जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में करी हुई है, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स, इस स्किल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं, जो कि है छात्राध्यापक में पाठ को रुचिकर बनाए रखने की कुशलता का विकास करना। देखिए, इस स्किल को पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि एक इनोवेशन अवार्ड भी इस समय गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें कोई टीचर कितने इनोवेटिव तरीके से पाठ्य वस्तुओं को बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है, या उस कंटेंट को बच्चों तक डिलीवर करता है, कितने क्रिएटिव तरीके से, कितने इनोवेटिव तरीके से। तो एक्ट करके पढ़ाना, एक्ट में फीलिंग्स भी होंगी, इमोशंस भी होंगे। तो इसलिए जो इनोवेशन इन एजुकेशन है, इनोवेशन इन एजुकेशन में जो भी हम एक्ट करके बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ये भी एक तरीके का इनोवेशन है। तो उसमें फीलिंग्स भी होंगी, इमोशंस भी होंगे और कंटेंट के अकॉर्डिंग वो वेरिएट भी होते रहेंगे, उनमें परिवर्तन भी होता रहेगा, ठीक है। तो इनोवेशन से रिलेटेड भी है ये स्किल, ठीक है। तो हम एक्ट करके
करके भी बच्चों के समक्ष उस कंटेंट को प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए, पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है छात्राध्यापक में पाठ को रुचिकर बनाए रखने की कुशलता का विकास करना। बच्चे उस लेसन में इंटरेस्ट, आप सिंपली बुक को खोल करके और जैसा कंटेंट लिखा हुआ है एक ही स्वर में पढ़ते जा रहे हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई नया तरीका नहीं है, ठीक है, तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है बोर हो जाएंगे। इसलिए रुचिकर, हम उस कंटेंट को, उस पाठ्य वस्तु को, ठीक है, जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको इंटरेस्टिंग बनाए रखने की जो एबिलिटी है उसको डेवलप करना। वो कैसे डेवलप होगी? जब आप अपने बिहेवियर में उस कंटेंट की फीलिंग्स को, उस कंटेंट के इमोशंस को लेकर के बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे भी इमोशनली उस कंटेंट से अटैच होंगे और वो इंटरेस्ट के साथ उस लेसन को पढ़ेंगे। द सेकेंड इज छात्राध्यापक में छात्र शिक्षक अंतः क्रिया में सकारात्मक परिवर्तन करने की कुशलता का विकास करना। ठीक है, छात्र शिक्षक अंतः क्रिया, ठीक है, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक इंटरैक्शन होना चाहिए। ठीक है, इंटरैक्शन तभी होगा जब बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, और कैसा? सकारात्मक परिवर्तन करने की कुशलता का विकास करना। वो पॉजिटिव वे में तभी पढ़ेंगे जब उन्हें इंटरेस्ट आएगा और वो आपसे इंटरैक्ट करेंगे, और इंटरैक्ट करने के लिए उनसे आपका जुड़ना या उस पाठ्य वस्तु या उस कंटेंट का बच्चों से जुड़ना बहुत जरूरी है, और उसे जोड़ने के लिए ही आपको स्टिमुलस वेरिएशन का सहारा लेना है। द थर्ड इज छात्राध्यापक में विद्यार्थियों को विषय वस्तु के प्रति केंद्रित करने की कुशलता का विकास करना। जो भी हम विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी कंटेंट बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, विषय वस्तु के प्रति केंद्रित करना, उस कंटेंट के लिए बच्चों को सेंट्रलाइज करना कि बच्चे उस पर फोकस करें। तो मैंने फिर बताया, बच्चे किसी चीज पर फोकस तभी करेंगे जब उससे वो अटैच होंगे, उस कंटेंट से इंटरैक्ट होंगे। तो मैंने कहा सबसे बेस्ट वे है कि आप बच्चों के इमोशंस को उस कंटेंट से जोड़ दीजिए। जब बच्चों के इमोशंस उस कंटेंट से जुड़ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्टेड होंगे, फोकस्ड होंगे। ठीक है, तो इस एबिलिटी को टीचर्स में इसी एबिलिटी को डेवलप करना कि वो बच्चों का जो कंसंट्रेशन है उसको अपने टॉपिक पर लेके आ सके। द नेक्स्ट इज छात्राध्यापक को शिक्षण के समय विभिन्न इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग में दक्षता प्रदान करना। देखिए यहां पर लिखा है विभिन्न इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों। ज्ञानेंद्रियां आप लोग जानते हैं 5 होती है। ठीक है, तो पांचों ज्ञानेंद्रियों या और भी जो भी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों में आंख, कान, जिह्वा, नाक, ठीक है, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। बाकी इसके अलावा जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें हम इंद्रियां कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षण के समय विभिन्न इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग में दक्षता प्रदान करना। किसको? पीपल, टीचर्स को। आप लोगों को दक्ष बनाना है। किसमें? कि आप बॉडी लैंग्वेज के साथ, ठीक है, अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हुए। आप स्ट्रेट होके, सीधे होके नहीं पढ़ा सकते, इससे क्या होगा, बच्चा बोर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया है कि इमोशंस और फीलिंग्स को अपने व्यवहार में ला करके और उस कंटेंट को से रिलेट करके पढ़ाना, ताकि बच्चे इमोशनली, बच्चों का भी इमोशंस को उस कंटेंट से अटैच करके पढ़ाना। ठीक है, तब उस इन सभी चीजों में आपको दक्ष बनाना कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी बच्चों को अट्रैक्ट कर सके और कंसंट्रेट करके उस टॉपिक पर लेके आ सके। द नेक्स्ट इज पाठ्य वस्तु की भाव संवेदनाओं को व्यवहार के माध्यम से छात्रों से जोड़ने की कुशलता का विकास करना। इस स्किल का सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है। ठीक है, भाव संवेदनाओं, ठीक है, फीलिंग्स को, इमोशंस को व्यवहार के माध्यम से हम अपने व्यवहार में लाएंगे। उस कंटेंट की जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, अपने व्यवहार में लाएंगे और उस कंटेंट की इमोशंस और फीलिंग्स को बच्चों में भी पैदा करके एक बॉन्डिंग बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, माध्यम से छात्रों से जोड़ने की कुशलता का विकास करना। ठीक है, उस कंटेंट के इमोशंस और फीलिंग्स को हम व्यवहार में ला करके, तरह तरह की फिजिकल एक्टिविटी करके, इमोशनल जो भी फेसेस हैं, ठीक है, या फीलिंग्स वाले जो भी पार्ट है लेसन का, उसको हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से शो करेंगे ताकि बच्चे उस कंटेंट से क्या हो सके, जुड़ सके। ठीक है, और जब बच्चे आपके कंटेंट से
कंसंट्रेट होकर जुड़ जाएंगे तो उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, शिक्षण क्षमता है, वो क्या हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी। फिर और भाव संवेदनाएं किसी भी कंटेंट में स्थिर नहीं रह सकती, क्योंकि जैसे आपको स्टोरी पढ़ा रहे हैं तो कहीं पर हैप्पीनेस वाली बात आएगी, कहीं पर सैडनेस वाली बात आएगी, कहीं पर क्राउड होगा, कहीं पर डेयर होगा, कहीं पर बच्चे मतलब थोड़ा सा डर भी जाएंगे, ठीक है ना, भय होगा। तो वो सारे एक्सप्रेशंस आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके फेस पर होने चाहिए, ताकि बच्चे उसे महसूस कर सके और उस पर फोकस्ड रह सके। ठीक है, चलिए अब इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। जो पहला कंपोनेंट है वो समुचित शरीर संचालन। ठीक है, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज का, ठीक है, या बॉडी पार्ट्स का यूज करते हुए पढ़ाएंगे। ये नहीं कि हम स्ट्रेट होके पढ़ा रहे हैं। अगर कोई फीलिंग्स है, डर वाली फीलिंग्स है, तो हमारे फेस और बॉडी में भी डर वाली फीलिंग्स बच्चों को नजर आनी चाहिए। अगर खुशी वाली फीलिंग्स है तो भी हमारी बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन से एक हैप्पीनेस वाली बच्चों को फील होना चाहिए कि ये हैप्पीनेस वाली फीलिंग है। तो जो भी इमोशंस हो उन्हें हम अपने बॉडी लैंग्वेज और फेसियल एक्सप्रेशन के थ्रू बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे। उचित भाव मुद्राओं का प्रयोग। ठीक है, वही मैंने कहा, जो भी फेसियल एक्सप्रेशंस हैं कंटेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी फेसियल एक्सप्रेशंस हैं वो कंटेंट के अकॉर्डिंग हम बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ताकि बच्चे फोकस्ड रह सके और कंटेंट में इंटरेस्टेड रहें। स्वर में आरोह अवरोह। ठीक है, अगर कहीं पर एग्रेशन है, गुस्से वाला है, तो आवाज को बहुत लाउड कर देंगे। ठीक है, कहीं पर बहुत सामान्य कंटेंट चल रहा है तो एकदम सामान्य तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, कहीं पर मान लीजिए कि रुदन वाला या रोने वाला सीन है तो आवाज में भी कंपन होना चाहिए। तो जहां पर कंटेंट के अकॉर्डिंग, जहां पर जैसे इमोशंस होंगे वैसे ही हम अपने आवाज को भी मॉड्यूलेट करेंगे, ऊपर नीचे अप डाउन करेंगे। ठीक है, उस पर भी नियंत्रण रखेंगे। भाव केंद्रीकरण एवं अभिव्यक्ति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं उसका जो मेन थीम है, उसका जो भाव है, ठीक है, उस पर बच्चों को केंद्रित कर सके। और अभिव्यक्ति, ठीक है, उसे हम अपनी बॉडी लैंग्वेज और फेसियल एक्सप्रेशन से अभिव्यक्त भी कर सके। ठीक है, प्रेजेंट भी कर सके। छात्र शिक्षक अंतःक्रिया। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक इंटरैक्शन, ये भी इस स्किल का एक मेन कंपोनेंट है। ये इस स्किल के ऑब्जेक्टिव्स और कंपोनेंट्स से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इस स्किल को पढ़ने से पहले अब इसके बाद आता है नंबर प्रेजेंटेशन का। तो ये स्किल का कोई प्रेजेंटेशन, कोई खास प्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, आप जब जिस कंटेंट में जहां पर बॉडी लैंग्वेज और फेसियल एक्सप्रेशंस की जरूरत होगी वहां पर ये स्किल ऑटोमेटिकली यूज की जाएगी। सपोज मेनली ये स्किल जो है लिटरेचर वाले सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, या जहां पर भी साहित्यिक चीजें आएंगी, स्टोरी हो गई, ठीक है, ये स्किल मुख्यतः वहां पर ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी। ठीक है, जैसे आप कोई स्टोरी सुना रहे हैं तो स्टोरी में क्या होगा कि आप फेसियल एक्सप्रेशंस के साथ बच्चों को समझाएंगे, बॉडी लैंग्वेज में भी आपके साथ वो चीज होनी चाहिए, और इमोशंस भी आपकी बॉडी लैंग्वेज और फेसियल एक्सप्रेशंस में होने चाहिए। तो चलिए इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, प्रस्तुतिकरण। यहां पर सीरियल नंबर होगा आपका, यहां पर छात्राध्यापक क्रियाएं,
यहां पर छात्र क्रियाएं, ये सब आप लोगों को पता है। प्रेजेंटेशन की टेबल लगभग सब में सिमिलर ही है। यहां पर घटक, कंपोनेंट्स, सीरियल नंबर, ठीक है, पीपुल टीचर्स एक्टिविटी, ठीक है, पीपुल्स एक्टिविटी और कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये हमारी टेबल है। अब मैंने आपको बताया कि इसका जो प्रेजेंटेशन है वो कोई स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप जो जहां पर भी आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उस फीलिंग्स को आप बॉक्स में लिख देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई स्टोरी सुना रहे हैं बच्चों को। मान लीजिए कि हम एक लकड़हारे की, वो जो ईमानदार लकड़हारा था, उसकी स्टोरी हम बच्चों को सुना रहे हैं, ठीक है। तो एक लकड़हारा था, वो बहुत गरीब था, ठीक है। उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, बहुत दीनहीन स्थिति थी। तो जैसे मैंने इतना सेंटेंस वहां पर बोला, आपने इस स्टोरी की ये 4 लाइनें लिख दी, ठीक है। आपने स्टोरी की ये 4 लाइनें लिख दी। तो जो एक्सप्रेशन आप वहां पर दिखाएंगे उसे बॉक्स में आपको प्रेजेंटेशन में लिख देना है, ठीक है। जो भी एक्सप्रेशन आप दिखाएंगे वहां पर आप बॉक्स में प्रेजेंटेशन को लिख देंगे। तो मैंने कैसा किया था अभी, दयनीय मुख मुद्रा बनाकर, ठीक है, समझ गए। तो आपने क्या किया, मैंने आपको बताया कि एक लकड़हारा था, वो बहुत गरीब था, उसके पास भोजन के लिए पैसे नहीं थे, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, वो किसी तरीके से गुजर बसर करता था, जाकर के लकड़ियां बीनता था, लकड़ियां काटता था, फिर भी वो अपना जीवन सुचारू रूप से नहीं चला पाता था, वो अपने जीवन से बहुत ज्यादा त्रस्त था, ठीक। तो क्या हुआ मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से, तो फेशियल एक्सप्रेशन में आपको उसकी दयनीय स्थिति दिखाई दी होगी। तो जो भी आपने इमोशंस शो किए बच्चों के सामने, तो प्रेजेंटेशन में वही चीज आप ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नित्य की भांति वह, अब आवाज में मॉड्यूलेशन भी होना चाहिए, ठीक है। अगर एग्रेशन तो है नहीं, ये नॉर्मल सेंटेंस है। नित्य की भांति वह प्रातः लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया, तो एक नदी के किनारे एक पेड़ पर वह चढ़कर लकड़ियां काट रहा था। लकड़ी काटते काटते अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई और वह घबरा गया कि अब क्या होगा, अब तो मेरी जीविका का साधन भी खत्म हो गया। तो ये एक्सप्रेशन आपको वहां पर शो करने हैं, ठीक है। जैसे आपने लिखा, क्या लिखा कि पेड़ पर चढ़कर वह लकड़ी काट रहा था, लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी अचानक नदी में गिर गई। वह बहुत परेशान हो गया और उसे लगा कि अब तो मेरे जीवन की आजीविका का जो साधन है वो भी खत्म हो गया, अब क्या होगा। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, आपने वो फिर स्टोरी लिख दी उतनी, और यहां पर आपने क्या किया, ब्रैकेट में वो चीज यहां पर लिख दी, परेशानी के भाव के साथ, परेशानी का भाव मुख पर अभिव्यक्त करते हुए, ठीक। इसका प्रेजेंटेशन बहुत डीप नहीं लेके जाऊंगा, बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन भी नहीं कराऊंगा। मैंने कहा प्रेजेंटेशन में यहां पर कोई स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन नहीं है। मैंने कहा कि आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं वहां पर जो भी आप इमोशंस को इंक्लूड कर रहे हैं वो उसको सिर्फ आपको ब्रैकेट में लिख देना है। यहां पर मैंने पढ़ाया, लिख दिया, ठीक है। यहां पर फिर वो हुआ, थोड़ी सी स्टोरी बताई, तो उस लाइन, उस स्टोरी में जो भी एक्सप्रेशन आए उस दौरान वो मैंने लिख दिया, ठीक है। वो घबराकर नदी के किनारे बैठकर रोने लगा, आंसू बह रहे थे, वो अपने बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि अब तो मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि उसकी आजीविका का साधन एकमात्र कुल्हाड़ी थी, उसी के जरिए वो किसी तरीके से गुजर बसर करता था। तभी अचानक नदी से एक देवता प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि क्यों परेशान हो, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे जैसे है, तो उदास भावना नदी किनारे बैठकर, ये हम यहां पर लिख देंगे कि उदासी की मुख मुद्रा के साथ, यहां पर हम लिख देंगे वो लाइन। फिर जब देवता को देखा, देवता ने पूछा कि क्यों परेशान हो, तो उसने बताया मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई।
तो वह नदी में देवता ने डुबकी लगाई और उसे पहले सोने की कुल्हाड़ी दिखाई कि बोले कि ये आपकी कुल्हाड़ी है। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो देवता फिर से डुबकी लगाया। तो जैसे भी इमोशंस हमारे बनते चले जाएंगे, उन इमोशंस को हम स्टोरी लिखेंगे और उन लाइंस का जो भी इमोशनल वो होगा, जो भी इमोशंस होंगे, उस इमोशन को हम यहां पर ऐसे लिख देंगे। और यहां पर सिंपली छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं, छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि मैंने बताया कि आपको प्रेजेंटेशन में करना क्या है। आपको प्रेजेंटेशन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वो जिस फीलिंग्स के साथ कर रहे हैं, जिस इमोशन के साथ कर रहे हैं, उस इमोशंस को आपको वहां पर लिखना है। अगर आपने तीव्र आवाज में भी कह रहे हैं तो वहां पर लिखेंगे कि तेज आवाज में, ठीक है, आवाज तेज आवाज में, या फिर आगे भयभीत, जो भी इमोशंस होंगे उन्हें आप वहां पर क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है। ये तो बात हो गई कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन की। अब बात आती है कि जहां पर भी, अब जैसे मैंने कहा ये साहित्यिक जो भी विषय है वहां पर ये ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट हो पाएगी, क्योंकि वहां पर इमोशंस ज्यादा होंगे, फीलिंग्स ज्यादा होंगी, फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज का वहीं पर आप ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएंगे। लेकिन अब बात आती है कि मैथ्स और साइंस में हम कैसे करेंगे। तो मैथ्स और साइंस में इसका कोई खास औचित्य बनता नहीं है, लेकिन यहां पर आप एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिए इस चीज को, जैसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या जहां पर आपने व्याख्या करी है, ठीक है, आपने एक्सप्लेनेशन किया था, आपने पहले विकासात्मक प्रश्न किया था, ठीक है, विकासात्मक प्रश्न करा था। विकासात्मक प्रश्न 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन करने के बाद हमने यहां पर छात्राध्यापक कथन लिखा था, छात्राध्यापक कथन, ठीक है। तो छात्राध्यापक कथन में जब भी आप आवाज को अप करेंगे तो यहां पर लिखेंगे तीव्र आवाज, ध्वनि मतलब आवाज में, जहां पर धीमा करेंगे वो करेंगे, या जो भी कुछ आप करेंगे, यहां पर कोई चार्ट मॉडल दिखा रहे हैं तो वो भी लिखेंगे कि चार्ट मॉडल को दिखा करके प्रेजेंट करते हुए। ठीक है। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे। जब भी आप हिंदी का बनाएंगे, इंग्लिश का बनाएंगे, संस्कृत का बनाएंगे, ठीक है, तो जहां पर भी आप इन सब चीजों का यूज करेंगे या स्टोरी लिख रहे होंगे, तो वहां पर हम उन इमोशंस को जरूर लिखेंगे जो उन पंक्तियों में आए हैं। जिस पंक्ति के बाद जो इमोशन आ रहा हो, जो फीलिंग्स वहां पर हो, उसको हम ब्रैकेट में, बॉक्स में लिख देंगे। बस इस स्किल में ऐसे ही इमोशंस और फीलिंग्स में वेरिएशन करते हुए पढ़ाना है। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये स्किल समझ में आई होगी। इसके प्रेजेंटेशन का कोई खास इसके प्रेजेंटेशन का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आप कहीं पर किसी तरीके का वो ही करें। आप इसको एक्सप्लेनेशन स्किल में यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप इसको जो मैंने आपको दृष्टांत कौशल पढ़ाया था, ठीक है, वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस स्किल में जो क्लास मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छे से होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे इमोशनली उस कंटेंट से अटैच होते हैं, तो वो इधर उधर की गतिविधियों में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है। वो केवल कंसंट्रेट होके उस स्टोरी को या उस कंटेंट को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। अब एक चीज और मैं बता दूं, ये स्किल क्या करती है। आप लोगों ने साइंस में कैटालिस्ट सुना होगा, उत्प्रेरक सुना होगा। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी स्पीड को क्या कर देती है, तीव्र कर देती है, जो पॉजिटिव कैटालिस्ट होता है। सेम यहां पर भी जो लर्निंग कैपेसिटी है, बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी है, ठीक है, बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको ये क्या कर देती है, बूस्ट करती है, तीव्र कर देती है, बहुत तेजी से आगे बढ़ाती है। कौन? स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चे फीलिंग्स के साथ उस कंटेंट से अटैच होते हैं, और जब बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों के उपयोग के साथ कोई चीज सीखते हैं, कोई चीज समझते हैं, तो वो ज्यादा दिन तक स्टेबल रहती है। तो इससे क्या होता है कि लर्निंग कैपेसिटी भी बहुत तेजी से क्या होती है, इंक्रीज होती है, और उनकी सीखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये
ये थी इस स्किल की कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें जिनको आप अपने लेसन प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर मैं बता रहा हूं कोई स्पेसिफिकेशन प्रेजेंटेशन नहीं है, आप एक्सप्लेनेशन स्किल कर रहे हैं, ठीक है, या दृष्टांत कौशल यानी व्याख्या कौशल पढ़ा रहे हैं या दृष्टांत कौशल पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर जो भी फीलिंग्स होंगी वो यहाँ पर आप लिख देंगे। जैसे साइंस में आप छुई मुई वाला वो संवेदना वाला लेसन सजीव निर्जीव पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर चलिए मैं आपको साइंस का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे आप सजीव निर्जीव पढ़ा रहे हैं तो सजीव की जैसे आपने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी, आपने छात्राध्यापक क्रिया में सजीव की डेफिनेशन लिखी, ठीक है, सजीव, ठीक है, आपने सजीव के बारे में बच्चों को बताया, ठीक है, तो आपने क्या बताया, सजीव वे होते हैं। देखिए ये जो स्किल्स हैं ये छोटी क्लासेस के लिए है, 6 to 8 के लिए, ठीक है, जहां बच्चे बहुत ज्यादा समझदार नहीं होते, जहां पर वो केवल अपनी फीलिंग्स के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े नहीं होते तो वो लेक्चर मेथड से सीख पाएंगे, उन्हें ऑडियो विजुअल या एक्ट करके पढ़ाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हम बच्चों को सजीव पढ़ा रहे हैं, क्लास 3rd 4th 5th के बच्चे हम उनको सजीव पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो कैसे पढ़ाएंगे, सजीव वे होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, श्वास को खींचकर और छोड़कर बताते हुए ब्रीथिंग करते हैं। सजीव क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, बच्चों के सामने चल करके दिखाते हुए, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं सर। सजीव क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं, बता सकते हैं। सजीवों में संवेदना होती है, ठीक है, छुई मुई का पौधा छू के देखो, छू लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, मुरझा जाते हैं, ठीक है, पत्तियां एकदम मुरझा जाती हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, या वैस उनके अंदर क्या होती है, संवेदना होती है। हम स्किन में क्या करेंगे, बच्चों को बताएंगे कि देखो आप लोग इसमें पिंच करें, देखिए आप लोगों को दर्द होता है, तो बच्चे बताएंगे हाँ होता है, ठीक है, संवेदनाएं होती हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे हम लिखेंगे, चल करके दिखाते हुए, ठीक है, वृद्धि करते हैं तो वृद्धि करते हैं, तो जो भी हम साइन यूज करेंगे यहाँ पर लिखेंगे। निर्जीव क्या होते हैं, निर्जीव अपनी जगह से चल नहीं सकते, एग्जाम्पल दिखाएंगे, क्या लिखेंगे, मार्कर को डेस्क पर रखकर दिखाते हुए, लिख देंगे ब्रैकेट में, ये देखिए ये निर्जीव है, ये चल नहीं सकती है, ठीक है, तो बच्चे समझ जाएंगे कि चल नहीं सकती, ये बढ़ नहीं सकती है ना। तो जो भी इमोशंस होंगे या जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसे ब्रैकेट में शो करेंगे, अगर फीलिंग्स है तो फीलिंग्स, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये इसका प्रेजेंटेशन है, मैंने कहा पहले ही कहा कि इसका कोई स्पेसिफिकेशन प्रेजेंटेशन नहीं है, सो इसे ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे, चाहे वो आप व्याख्या कौशल में यूज कर लें, चाहे आप उसका उदाहरण कौशल में इसका यूज कर लें, तो जहां भी आपको जैसे भी समझ में आए, जैसे आप वो पुष्प की संरचना आपने पढ़ाई थी तो वहां पर भी आप इसको ऐसे पढ़ा सकते हैं दिखा करके। बॉडी लैंग्वेज तो हम यूज ही कर रहे हैं ना, ये भी तो स्टिमुलस वेरिएशन है, ठीक है, तो जहां पर जिस फीलिंग्स की, ठीक है, जिस इमोशंस की या बॉडी लैंग्वेज की यूज या इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, हम जैसे जैसे यूज करेंगे उसको हम चाहे उदाहरण कौशल में जहां पर हम यूज करेंगे वहां पर ब्रैकेट में मेंशन करेंगे, व्याख्या कौशल में जहां पर करेंगे वहां पर मेंशन करेंगे, और रेनफोर्समेंट स्किल में इवन जब भी हम मुस्कुरा करके अच्छा किया है तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, बैठ जाइए, तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी हम इमोशंस का और फीलिंग्स का यूज करेंगे वहां वहां हम उस चीज को लिखेंगे। जैसे हमने बच्चों को शाबाशी दी तो यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में, मुस्कुराकर शाबाशी देते हुए, मुस्कुराकर, वेरी गुड, ब्रैकेट में लिखेंगे मुस्कुराकर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्या है, मतलब इस स्किल में कैसे क्या करना है, ये आपको समझ में आ गया। बेसिकली ये पूरा आपके व्यवहार पर डिपेंड है, जब भी आप टीचिंग कर रहे हो, ठीक है, तो जिस भी इमोशन, जिस भी फीलिंग या जिस भी फिजिकल एक्टिविटी बॉडी लैंग्वेज की जरूरत हो उसका आप यूज करें। ये स्किल बस सिर्फ इतना ही आपको सिखाती है कि आप पढ़ाते समय अपनी एक्ट के साथ पढ़ाएं, फीलिंग्स के साथ पढ़ाएं, इमोशंस के साथ पढ़ाएं, बॉडी लैंग्वेज का भी यूज करें, वॉइस का मॉड्यूलेशन को भी ध्यान में रखते हुए यूज करें और उनमें कंटेंट के अकॉर्डिंग वेरिएशन करते रहें। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो भी स्टेप है वो आप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद का जो स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लें, ठीक है। सबसे पहला वीडियो देखेंगे, वहां पर आपको ऑब्जर्वेशन टेबल मैंने बना के बताई है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर यहां पर आप कमेंट्स,
कमेंट्स लिख लेंगे, ठीक है, और ये स्किल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है, वहां से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।